Thank you for नमस्ते गुरु जी, joining our नमस्ते। today's गुड session. आफ्टरनून डॉक्टर साहब। म- मैंने आपको बताया भी था कि कल थोड़ा सा हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आने वाली थी, और जो कि रही भी पूरे दिन। तो बीच में सिग्नल आ रहा था, चले जा रहा था। तो उसकी वजह से फिर हमने कल सेशन नहीं किया था। तो आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे अभी। उनको कुछ इमरजेंसी शेड्यूल में जाना पड़ा उन्हें कहीं पे। पर कोई इशू नहीं, हम अपना जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए एनाटॉमी फिजियोलॉजी को साथ में लेकर आगे हम अपना जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था टेम्परामेंट डायग्नोसिस के ऊपर। टेम्परामेंट डायग्नोसिस में हमने अभी तक आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं उसमें व्हाट इज टेम्परामेंट, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट डायग्नोसिस, कि कौन से टेम्परामेंट में कौन से ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं, किस तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग बात की गई। एंड ऑफ ऑल में आपका जो लास्ट हमारा सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हम्म, आपको टेम्परामेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने डिस्कस किया था, एक चलने के ढंग से, फिर दूसरा हमारे चाल चलन के ढंग से, चलने के ढंग से, और दूसरा हमारे जो फेशियल एंड बॉडीली इंप्रेशन है उसके ढंग से, कि फेस की क्या बनावट है, बॉडी की क्या बनावट है, उसके बेस के ऊपर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन लिम्फेटिक है या सेंगुइन है। अब उसके बाद जो आज का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है खाने पीने के ढंग से और आम स्वभाव के ढंग से, कि उसका खाने पीने का क्या तरीका है और आम स्वभाव में उसके कैसे, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उसका बर्ताव रहता है, उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। एक हमारे साउथ के डॉक्टर थे, उन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था वो क्वेश्चन। अभी वैसे वो मुझे दिख नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर मेहर जी हैं वो। उन्होंने बोला कि साउथ इंडिया में और आपका, या फिर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे चले जाएं तो वहां पे जो लोगों का रंग है वो काला होता है। तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लिम्फेटिक है या संगवाइन है, रंग के बेस पे कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने जब आपको बताया कि उसका रंग डार्क होगा, पर उसके साथ एक और शब्द का यूज किया गया था, वो था उसकी कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्शन जो है वो लाइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है। डार्क कम्प्लेक्शन वाला जो होगा वो आपका लिम्फेटिक के अंदर आएगा, और लाइट कम्प्लेक्शन वाला जो होगा वो आपका सेंगवाइन के अंदर आएगा। हम चाहे इंडियन जितने मर्जी गोरे हो, पर अंग्रेजों की तरह व्हाइट तो नहीं हो सकते ना, गोरे नहीं हो सकते ना। रंग वो हमारा जो बेसिक कलर है वो ब्राउन व्हिटिश ही है। पर व्हिटिश के अंदर जो हमारी कॉम्प्लेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा व्हाइट होती है या बहुत ज्यादा डार्क होती है। तो उसके बेस पे हमारी कॉम्प्लेक्शन जो है वो डिसाइड करती है। तो मैम का जो, मान लीजिए अब आपके पास कोई साउथ इंडिया का पर्सन आया, तो उसमें भी आप अगर इन जनरल भी आप जब चेक करेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि कुछ पर्सन जो गाढ़े रंग के होते हैं या सांवले रंग के होते हैं उनका रंग बहुत ज्यादा पक्का सांवला होता है, और कुछ रंग उनका सांवला रंग होता है, गाढ़ा रंग होता है, पर उनकी जो कम्प्लेक्शन होती है, जो उनका जो चेहरे का जो, जिसको आप बोलेंगे चमक होती है, वो जरा ब्राइट होती है। तो उसकी वजह से उनका जो ब्लैक कलर है वो उस तरह से दिखता नहीं है। तो बाय द वेस ऑफ कॉम्प्लेक्शन आप इसमें डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो है वो आपका संगवाइन है या लिम्फेटिक है। तो आज है हमारा खान पान के ढंग से और आम स्वभाव में कुछ हम चीजों को जैसे डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बोलने के ढंग से, व्यवहार करने के ढंग से,
और व्याख्यान करने के ढंग से, सुनने सुनाने के ढंग से, काम करने की क्षमताओं के ढंग से, काम करने की इच्छाओं के ढंग से, काम करने के ढंग ढंग से, इस चीज को भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा खान पान। जो आपका लिम्फेटिक पर्सन होता है वो कम मसाले वाला और मोस्टली वो वेजिटेरियन खाना पसंद करता है। और जो उसकी बॉडी होगी वो भी ज़्यादा आपका प्रोटीन फुल डाइट या कार्बोहाइड्रेट डाइट वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसको नॉर्मल डाइट चाहिए। मिनरल विटामिन वाली डाइट उसके लिए सफिशिएंट रहेगी, पर अगर कार्ब्स और प्रोटीन ज़्यादा है तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। ये आपका एक लिम्फेटिक पर्सन की पहचान होती है। और उसके साथ दो इसमें पॉइंट है आपको देखने को मिलेंगे। एक, वो थोड़ा सा लाइट मसाला खाने का पसंद करता है, ज़्यादा तीखा या फिर ज़्यादा मसालेदार खाना उसको पसंद नहीं होता है। दूसरा, वो आपका वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद हमारा आम स्वभाव, इसको पहले मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ लिम्फेटिक वाले को। मसाला कम और शाकाहारी और वेजिटेरियन, मोस्टली आपको ये इसी तरह के पर्सन देखने को मिलेंगे। सर नॉनवेज खाने वाले के घर में भी सिग्माइंड पेशेंट होते हैं, तो वो अगर नॉनवेज नहीं खाते तो क्या अपन उसे लिम्फेटिक और मानेंगे? इसके बाद आपका आम स्वभाव में है, जो लिम्फेटिक पर्सन होता है वो थोड़ा सा माइक बंद करेगा पोलाइट तो। स्पीकिंग होता है। पोलाइट स्पीकिंग मीन्स के जो वो बात बताएगा वो बिना किसी हार्श वॉइस से, बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में और बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ आराम से वो आपको अपनी बात बताएगा। उसको गुस्सा जो है वो कम आता है, पर अगर उसको गुस्सा आएगा तो जल्दी शांत नहीं होता है। ये आपका लिम्फेटिक पर्सन का जो इंप्रेशन होता है आम स्वभाव में। ये था हमारा दो जो जानने के तरीके लिम्फेटिक के लिए, एक खाने के ढंग से और एक आम स्वभाव के ढंग से। अभी आगे चल के जब मैं सेंगवाइन को भी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद इसके कंपैरिजन को मैं आपको थोड़ा सा स्टडी करवाऊंगा, और फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं सेंगवाइन के ऊपर। तो जो सेंगवाइन पर्सन होगा उसको ज़्यादा तेज मसाला खाना पसंद होगा, ज़्यादा तेज और ज़्यादा मसाले वाला खाना पसंद होगा। और आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर पर्सन मांसाहारी या मांस खाने का शौक रखने वाला पर्सन होगा, उसको मांस जो है वो ज़्यादा पसंद आता होगा और उसको डाइजेस्ट भी सही से हो जाता होगा। अगर मान लीजिए वो हैवी डाइट नहीं ले रहा है, हैवी प्रोटीन या हैवी कार्ब की डाइट नहीं लेता होगा, तो उसको कुछ दिन अगर कंटिन्यू वो नहीं ले रहा है तो उसको अपने पेट के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, उसको लो एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का जो संगवाइन का जो पर्सन होता है उसको एक तो मसाला ज़्यादा खाना पसंद होता है, दूसरा वो ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट वो ज़्यादा पसंद करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें आम स्वभाव की, तो जो उसकी बात करने का तरीका होगा वो थोड़ी सी तेज आवाज में, ऊंची आवाज में, तीखी स्वरों में वो बात करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो किसी से झगड़ रहा है या वो किसी को डांट रहा है या किसी के साथ डांटते हुए बात कर रहा है। पर उनकी जो नॉर्मल जो टोन होती है वो थोड़ी सी हाई पिच होती है, और जो उनकी आवाज होती है वो भी हाई वॉल्यूम होती है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, जबकि वो उनका बोलने का तरीका होता है। उसके बाद उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, पर जितने जल्दी उनको गुस्सा आता है उतने जल्दी उनका गुस्सा जो है वो शांत भी हो जाता है। एक आपको ये भी इसमें पॉइंट देखने को मिलता है सेंगोइन के अंदर। तो अभी तक हमने लिम्फेटिक एंड सेंगोइन के हमने ये डिफरेंशिएशंस को स्टडी किया, जिसके अंदर आपका सबसे पहले चलने का ढंग, उसके बाद नैन नक्श, और उसके बाद खान पान का तरीका, और उसके बाद उसके आम स्वभाव के ऊपर हमने जिक्र किया, डिस्कस किया। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में करते हुए कंपैरिजन बेस पे हम इसको आपको थोड़ा सा मैं बुक में जो लिखा है वो पढ़ के सुनाऊंगा सिर्फ आपको, और मुझे उम्मीद है उसी से आपको वो चीज़ क्लियर हो जाती है।
आम स्वभाव में हमारे बोलने के ढंग से था। मनुष्य की बोली पर प्रकृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक मनुष्य बड़ी तीव्र गति और प्रवाह से बोलते हैं। उनके बोल तेज होने के साथ साथ अच्छी खनक वाली भी होते हैं। वो रक्त प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरे ऐसे मनुष्य होते हैं जिनका स्वर बड़ा सौम्य व कम गति का होता है। उनकी आवाज की खनक थोड़ा कम होती है और बोलते वक्त ऐसे लगता है जैसे शब्दों को दबाव देकर बोलते हों। वह रस प्रकृति के होते हैं लोग होते हैं। अब इसमें दो तरह की आपको, जो जैसे पहले भी बताया गया था कि कुछ वो बोलने का तरीका ज़्यादा स्पीड रखते हैं, ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ में भारीपन होता है, वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट के पर्सन होंगे। और वहीं पे जो पर्सन थोड़ा नॉर्मल आवाज़ में बोल रहा है, स्लोली बोलता है और शब्दों को दो जोर लगा के बोलता है, वो पर्सन आपका लिम्फेटिक पर्सन होगा। ये था हमारा आम स्वभाव का पहला। अब व्यवहार करने के ढंग से, लोग शांत स्वभाव के होते हैं, वो रस प्रकार के होते हैं। जो पर्सन थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट है या फिर वो थोड़ा सा शांत होकर रहने वाला पर्सन है, वो ज्यादा मिक्सअप नहीं होता, थोड़ा सा चुप रहता है, तो वो पर्सन जो आपका है वो आपका रस लिम्फेटिक पर्सन है। तो कुछ उग्र स्वभाव के होते हैं, वो रक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कि और कि उनसे आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो बॉडी फीरियसली बात कर रहे हैं, या वो आपको लगेगा कि ये शायद से मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो वो जो पर्सन है वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट का होता है, उनका बात करने का तरीका उस तरह का होता है। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोगों को गुस्सा जल्द आता है और शांत भी जल्द हो जाता है, तो वो है सेंग्वाइन पर्सन। कुछ लोगों को गुस्सा जल्द नहीं आता है और आए तो जल्द शांत नहीं होता है, वो होते हैं लिम्फेटिक पर्सन। और मिक्स में जैसा कि अभी तक हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि उसमें आपको कोई ना कोई, हर दोनों तरह की आपको सिमिलर जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर उसका गुस्सा शांत, जल्दी आना सेंगोइन का स्वभाव था और लेट होना लिम्फेटिक का। और कुछ ऐसे होते होंगे कि जिनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, पर जब अगर जल्दी थोड़ा आ भी जाता तो वे फिर थोड़ा सा अपने मन को संभाल के वो उसको उतनी जल्दी माफ भी कर देते हैं। तो वो आपका वहां पे जो स्थान आने का तरीका था वो लिम्फेटिक का हो गया, पर जाने का तरीका वो सेंग्वाइन का हो गया। तो इस तरह के आपको मिक्स जो है वो सिम्टम, आपको प्रवृत्ति जो है नेचर है वो देखने को मिलेगी। खाने पीने के ढंग से हुई बात हमारी कि खाने पीने का क्या ढंग रहता है। उसमें एक मनुष्य जिसे तीखा मसालेदार मांसाहार भी ज्यादा पसंद होता है, तीखा मसालेदार या मांसाहारी जो रहता है वो आपका सेंग्वाइन पर्सन होता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है उस चीज को वो डाइजेस्ट भी अच्छे से कर लेती है। और जो पर्सन पूरी देर तीखा बात करेगा तो उसको खाना भी तीखा ही लगेगा ना। जो पर्सन थोड़ा सा अग्रेसिव होकर रहेगा तो उसको डाइट भी थोड़ी सी फिर तेज चाहिए, कि जिससे उसके वो अग्रेसिवनेस जो है वो कम्पीट हो सके। वहीं पर दूसरे वो कम मसालेदार शाकाहारी ज्यादा पसंद करते हैं, वो रस प्रकार के होते हैं, काफी कम खाते हैं वो। और ज्यादा उनकी जो बॉडी भी जो होती है वो मेनली, उनको अगर देखें तो वो सिर्फ वो वेज को ज्यादा सस्टेन कर पाते हैं। नॉन ज्यादा, जैसे मैंने कहा था, ज्यादा प्रोटीन या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली जब वो डाइट लेते हैं तो बॉडी में उनको दिक्कत महसूस होती है, चाहे फिर वो कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक हो या आईबीएस तरह की कोई कंडीशन हो या कोई और कंडीशन उनके डिजीज में बन रही है, तो वो चीज भी उसमें देखने को मिलती है आपको। सॉरी। उसके बाद था हमारा सुनने सुनाने के ढंग से। ये भी आपका आम व्यवहार के तरीके में आएगा। सुनने सुनाने के ढंग से यह, कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं और उतने ही अच्छे तरीके से श्रवण भी करते हैं। कि वो लोग बोलने वाले तो अच्छे से होते हैं, वो जब अपनी बात बताते हैं तो अच्छे से बात बता देते हैं, पर अब कोई उनको अगर सामने से कोई बात बता रहा है तो उतने अच्छे से वो सुनते भी हैं उसकी बात को। तो वो पर्सन होते हैं लिम्फेटिक पर्सन, रस प्रवृत्ति के पर्सन। कुछ वक्ता तो होते हैं पर श्रोता नहीं होते हैं, मतलब वो बोल तो लेते हैं अपनी बात, पर दूसरों की सुनना ज्यादा अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई उन्होंने किसी को कोई बात बताई, अब उन्हें पता कि ये बात सही है और उसमें कोई गलत बात उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको बोलने नहीं देंगे, पूरा वहीं पे उसको टोक देंगे। तो
इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो सेंग्वाइन नेचर के पर्सन होते हैं। खाने पीने सॉरी, अब है आपका व्याख्यान करने के ढंग से, मतलब किसी बात को बताने के तरीके के ढंग से। कुछ मनुष्य बोलते समय संयम, सोच बरकरार रख के बोलते हैं, तो वो होते हैं आपके रस प्रवृत्ति के। और अपनी बात के दौरान वो दूसरों से भी राय लेने की, मतलब वो राय लेते भी हैं दूसरों से, अपनी बात को आराम से बताते हैं और दूसरों तक अपनी बात को आराम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो होते हैं हमारे लिम्फेटिक पर्सन। अब उसके बाद अगर कुछ बिना सोच समझे बोल जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, वो रक्त प्रवृत्ति के पर्सन होते हैं। बिना सोच समझे बोल जाने का मतलब कि मान लीजिए किसी ने उनसे कोई क्वेश्चन किया, तो वो उनको उसका रिप्लाई पता भी है, पर वो उसको ज्यादा सोचने, ऐसा नहीं है। लिम्फेटिक पर्सन पहले रुकेगा, उसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेगा कि किस तरह से उसको बात बोले वो आगे। पर जो सेंग्वाइन पर्सन है वो डायरेक्टली उस बात को आगे उन तक बोल देगा, वो ज्यादा उसका वेट नहीं। तो ये डिफरेंस होता है लिम्फेटिक। तो अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। चलने के जो 15 पॉइंट आपको लिखवाए गए थे, उसमें चलने के ढंग से, बोलने के ढंग से, व्यवहार करने के ढंग से, खाने पीने के ढंग से, सुनने सुनाने के ढंग से, व्याख्यान करने के ढंग से, हाथ पांव व शरीर की बनावट के ढंग से, अभी तक हम आपके टोटल 7 पॉइंट्स को हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो अदर पॉइंट्स हैं, वो हम, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसके अंदर उसको कवर करेंगे। आज जो हमारा बेसिक जो 4 पॉइंट्स पे, जिन बेसिक 4 पॉइंट्स के ऊपर हम टेम्परामेंट को डिसाइड करते हैं या एवेल्यूएट करते हैं, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब अगर इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है अभी। जी प्लीज। सर किन्हीं का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर मेहर मैम, मैम आपका एक क्वेश्चन था, जो आपने मुझसे पूछा कि जहाँ पे डार्क स्किन वाले पर्सन होते हैं उसे कैसे जज करेंगे। तो उसमें आप उनकी जो कॉम्प्लेक्शन होती है, स्किन कॉम्प्लेक्शन होती है, उसके बेस पे आप उन्हें जज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपने बताया कि साउथ इंडिया में जो है मैक्सिमम पर्सन जो है वो डार्क स्किन टोन के होते हैं, पर उसमें कई पर्सन होते हैं जो डार्क स्किन टोन के होते हैं पर उनकी कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होती है। पर कोई पर्सन ऐसे होंगे जो डार्क स्किन टोन के होंगे पर उनकी कॉम्प्लेक्शन जो होगी वो लाइट हो। इस चीज को देख के आप आगे अपना जो डायग्नोज बना सकते हैं। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। ओके, कोई कंफ्यूजन अभी के लेक्चर में जो आपको बताया गया उसके अंदर कोई कंफ्यूजन आपको लग रही हो, कुछ पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज। जब हम अपने इन 15 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे पूरा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो रहेगा इस बात पे कि अब इन 15 पॉइंट से आपको कैसे पता चलेगा कि रक्त बनाने वाले अंग व तंत्र में खराबी है, को इस्तेमाल करने वाले अंग व तंत्र में खराबी है, या रक्त को साफ करने वाले अंग व तंत्र में खराबी है। सेम लिम्फ के लिए भी आपको उसी तरह से। तो उसमें जब हम इन 15 पॉइंट्स को एक बार कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि इसको ध्यान है। सर आपका आवाज में थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। बार बार ड्रॉप हो रहा है सर? ये सर थोड़ा देर बाद बाद ड्रॉप हो रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं बाय कोशिश करूंगा बाय
जनवरी से मैं थोड़ा-सा अपना ऑफ़िस का जो लोकेशन है उसको चेंज कर लूँ मैं। उसको मैं जो मेरा ऊपर जहाँ पे वाईफ़ाई पास में हो वहीं उसको लगाने की कोशिश करूँगा। कोई पर्सन अपना हाँ कोई सर। क्वेश्चन या कोई भी जी सर। जी सर। सर जैसे मान लिया डायग्नोज करते हैं तो पहले टेम्परामेंट को क्लियर करके ही पल्स को देखें। बिल्कुल सर, टेम्परामेंट जब क्लियर हो जाएगा, आपको किस उँगली पे उसकी धड़कन आ सकती है वो थोड़ा-सा जल्दी क्लियर हो जी जाता है जी। ना? क्लियर हो जाता है, जी हाँ जी। जी। जी, जी, जी। आपको क्लियर होगा कि लिम्फेटिक है तो आपको पता है मिडल फिंगर पे आपको इसकी जो हरकत है वो देखने को मिल सकती है। जी। सर अपन ऑर्गन कैसे पहचानेंगे सर पल्स से? सर अब इसको पल्स की बात कर रहे हैं अभी या फिर इसकी टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं? टेम्परामेंट और पल्स में देखते ना अपन। पल्स में सर देखो टेम्परामेंट का जो पहचानने का तरीका है वो ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चंस है। जिस पर सर अगर मैं थोड़ा पे लूँ जिस पर्सन में आपको पेट के साथ-साथ नींद की दिक्कत या थकावट की दिक्कत देखने को मिलेगी, तो वो एक तरह के श्रेणी के अंदर आ जाएँगे, तो उसको हम उस हिसाब से शेयर करूँगा, जब हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए मतलब कंप्लीट होगा 15 पॉइंट, उसके बाद हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। ओके सर। आज मैं सिर्फ आपको इतना बता जो मल्टीपल सिम्पटम जो सिम्पटम्स होते हैं ना, उसको जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको हम कंबाइन करके उसमें डिसाइड फिर जो उसका आउटपुट आता है, उससे फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि इसमें ये वाली दिक्कत हो सकती है। एनीवन एल्स प्लीज? डॉक्टर सुनील सर कुमार जी पल्स, सर पल्स के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे अच्छे से अभी आप? सर अभी तो नहीं हम अभी जब उसको स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट बेस पे हम उसको स्टार्ट जरूर करेंगे पर अब ऑनलाइन पे या फिर बाय लेक्चर तो हम सिर्फ आपको उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा सकते हैं ना। हाँ सर, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो फिंगर कैसे पढ़ते हैं तिरछी जी, जी, करके जी, सीधी जी। करके। उस चीज़ को फिर आगे जाके स्टडी करना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। जी 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 सर। उसको आगे अब अगर आप सोचें कि एक पेशेंट के ऊपर आपको बात समझ आ जाएगी तो नहीं। कम से कम तो आपका वो जो सफ़र है, कम से कम तो 1000 पेशेंट तक जाएगा। पहले 100 पेशेंट के अंदर तो आपको पता चलेगा कि कौन-सी उँगली पे धड़कन आती है अच्छे सही से पता चलता है। फिर 100 से जो अगले 200 पेशेंट होंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि अब मेनिस्कस कैसे फ़ील होती है। फिर जो उससे अगले 200 पेशेंट होंगे उसमें पता चलेगा कि मेनिस्कस के पर्टिकुलर दबाव कैसे फील होते हैं। तो इस तरह से जब आपका 1000वाँ पेशेंट जाके आप 1000वें पर्सन पे आप पल्स को आज़माएँगे, तब जाके आपको क्लियर होगा कि पल्स डायग्नोसिस है क्या? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। बुक में सब कुछ लिखा है, वही गाइडलाइन होती है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएँगे इसको अब आपको स्टडी कैसे करना है, आपको इसको समझना किस तरह से है। पर जब उसको एंड ऑफ फॉल में तो प्रैक्टिकल तो आपने ही करना है ना पेशेंट के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एनीवन एल्स प्लीज़? अभी तो मेरी आवाज़ नहीं कटी ना? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है पहले सर। आ रहा था, अभी नहीं है। क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन, आज हमारा गेस्ट लेक्चर नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि बाय द आवर ऑफ 3:40 से तक हम अपना जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम करवा लेंगे स्टार्ट। पर उससे पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कोई
पेशेंट के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है उनके अपने, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं आज, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। सर अब आगे हम्म, आगे करिए, अभी क्वेश्चन तो नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी साहब, सर। हाँ, डॉक्टर साहब एक केस है उसमें आपका गॉल ब्लैडर पॉलिपस का, जी जी पोलिप्स जी। लगभग 8 mm का पॉलिपस है। जी तो तो उसके रिगार्डिंग पूछना था, तो उसमें अपना जो स्टोन वाला फार्मूला किया जाएगा या उसमें कुछ चेंज किया हाँ, जाएगा? पहले आप वही देंगे, बाद में आप जो C1 और C10 को आप चेंज करवा सकते हैं उसके साथ ना। जी पहले आप जीबी वाला ट्रीटमेंट उसमें चला दीजिए एक बार के लिए, जी जी बाद में जी आप उसमें C1 और C10 को चेंज करवा सकते हैं। जी। हेलो। हॉट हॉट कंप्रेस अभी देंगे सर या अभी रुक करके देंगे हॉट कंप्रेस? हॉट कंप्रेस अगर पेन हो रही है तो आप इमीडिएटली स्टार्ट करवा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो। ओके सर, जी थैंक। सर, बोलिए। बस ये एपिडिडिमाइटिस करके एक बीमारी होती है मेल में। जी जी जी। इसका मुझे जानना था, वो एक पेशेंट को पिछले 13 साल से है एक्चुअली। ओके। अच्छा, कभी कभी वो बताता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ऐसा जी लगता है कि है ही नहीं कुछ भी। लेकिन जी जी। अचानक से ही फिर लगेगा कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, और ऊपर तक जैसे कि ना जितना लेंथ होता है उस जी जी पूरी जी जी। लेंथ तक वो पूरा लगता है कि लगभग लगभग 3 इंच 4 इंच का मोटा हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, इसमें आप जो पहले हमारा ना एक फॉर्मूला है प्रोस्टाइटिस वाला ना, जी ये आप वो दे सकते हैं इसके अंदर शुरू में। एक जी। प्रोस्टेटाइटिस है, एक प्रोस्टाइटिस है। हम्म। प्रोस्टाइटिस वाला फॉर्मूला आप देंगे इसमें, और जी। उसके क्या चेंजेस आते हैं उसके बेस पे आप आगे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। हम्म। अच्छा बॉस, ये हॉट कॉम्प्रेस आप मुझे थोड़ा सा समझा देंगे कि हॉट कॉम्प्रेस एक्चुअली कैसे करना होता है? हॉट कंप्रेस के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक आधा लीटर पानी लिया आपने, बिल्कुल गर्म पानी, जी उबलता हुआ पानी। जी जी उसके जी अंदर जी 25 बूंदे, आप जो फॉर्मूला होगा हॉट कंप्रेस का उसकी आप 25 बूंदे डाल देंगे। जी जो भी 25D6 बना के फॉर्मूला दिया उसको, उसमें 25 बूंदे डालेंगे। फिर वो जी क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड रुकिए। जैसे मान लीजिए कपड़ा लिया उन्होंने, ठीक है, जी 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 कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया, और उसके जो दो जी। एंड है ना, जैसे ये वाला एंड और ये वाला एंड है, उसको नहीं वो पानी में हाँ जी डालेंगे, हाँ बाकी पूरे एंड को पानी में डाल के फिर निचोड़ देना है। फिर वो निचोड़ा हुआ जो जी। पार्ट है, वो आप उसके जो ठीक है। अफेक्टेड वहां पे आप उसको हम्म, रखेंगे। ठीक है बॉस। जी, ये है मैं हॉट अभी कंप्रेस। एक्चुअली हॉट कंप्रेस मैं ये करा रहा था कि जो D6 मेरा है मैंने दे दिया उसको कंप्रेस करने के लिए, जी, उसको उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट पे उसको अप्लाई करा के तब गर्म पानी से सोक करा रहा था उसको। नहीं नहीं नहीं, आपको उसको गर्म पानी के अंदर दवाई डालनी है, फिर कपड़े को डाल के निचोड़ना है। कपड़ा ज्यादा गीला नहीं रहना चाहिए। जी 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 जी। जी, ठीक है बॉस, फिर थैंक 10 मिनट यू। तक उसको पानी से करवाना है। बाय द मिनट ठीक है 10th बॉस। मिनट तक जाते जाते जो पानी वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपने उससे उसको हाँ हाँ। करवाते रहना है हॉट कंप्रेस। ठीक 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 ठीक। अभी हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अभी नहीं जुड़े हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि नेक्स्ट तो हम आगे क्या करने वाले हैं। और अभी जब टेम्परामेंट डायग्नोसिस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद एक बार मैं थोड़ा सा आपका जो लेबोरेटरिकल रिपोर्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, किस आप सबके पास ये बुक तो होगी पड़ी हुई ना? इस बुक के अंदर आप जब डिजीज में के सेक्शंस में जाएंगे तो आप पाएंगे कि डिजीज के आगे अभी ब्लड एंड लिम्फ लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा है कि जो वो डिजीज है वो ब्लड ओरिएंटेड डिजीज है या लिम्फ ओरिएंटेड डिजीज है, इसलिए वो लिखा हुआ है।
तो उसी तरह से हमने जो आपके लैब रिपोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी हमने उस चीज़ को मेंशन किया कि कौन सा ब्लड ओरिएंटेड फैक्टर है, कौन सा लिम्फ ओरिएंटेड फैक्टर है। तो जब आपके पास पेशेंट आता है, आपको मालूम पड़ गया कि वो पेशेंट जो है लिम्फेटिक चैन डोमिनेंसी का हो सकता है, तो आप उसमें पहले ही बता सकते हैं कि भाई अच्छा आपके इस रिपोर्ट में ये फैक्टर जो है वो उसमें खराबी देखने को मिल सकती है। वो रिपोर्ट करवा के लाया और चेक करेगा उसके अंदर खराबी, तो इम्प्रेस हो गई। और अगर आप उसको भेजते हैं रिपोर्ट करवाने के लिए, आपने पहले बता दिया उसको, तो भी वो आगे से उसके ऊपर एक अलग इंप्रेशन जाता है पेशेंट के ऊपर कि नहीं, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरी रिपोर्ट में ये चीज़ें जो हैं वो खराबी के अंदर आ सकती हैं। हेलो जी सर। सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर, मेरा एक पैरालाइज का पेशेंट था, आपसे जिक्र भी हुआ था, बात कर रहा हूँ, आपने जी पहचान। जी। तो सर उसकी जो को फर्क नहीं आ रहा, मतलब वो जो तुतला का बोलता है ना, तो वो बोल जी। रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो सर उसमें कितने दिन, अभी कितना टाइम हुआ चलते हुए ट्रीटमेंट मुझे लगभग हो गए 3 महीने हो गए सर। 3 महीने टोटल हो चुके हैं इस हमारे वाले ट्रीटमेंट, मतलब उस ट्रीटमेंट जो डिस्कस किया था उसको चलते हुए। तो उसको उसके अंदर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं आया उसमें। नहीं नहीं, आराम तो है, लेकिन जुबान पे चेंज नहीं आ रहा सर। वैसे तो उसके ओके। काम में थोड़ा चाल में भी फर्क है, और कई चीजों में उसकी जी जी। एक्टिविटी में देख रहा हूँ तो फर्क है, लेकिन जुबान पे जो वो बोलता है ना, वो तुतलापन के जो समझ नहीं पाते लोग, हल्का फर्क पड़ा, वो फर्क नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। जी जी जी। तो उसके लिए सर डायरेक्ट D3 हम उसकी जुबान पर डाल सकते हैं क्या, 3-4 बूंद? नहीं सर, आप मसाज करवा दीजिए। आप एक काम और कीजिएगा, आप R27 का कुछ समय यूज करवाइएगा उनको, ठीक है? R27 में आपने बोला था कि 1 गिलास पानी में 1 बूंद डाल के उसको दिन में 1 बार जरूर दें। जी, R27 ना। जी जी जी। आप उसको थोड़ा सा, आप उसकी डोज को थोड़ा बढ़ा दीजिए बेशक। जहाँ पे 1 गिलास पानी चल रहा है, आप उसको मतलब 1 बूंद चल रहा है, उसको 5 बूंदे बूंदे, फिर एक हफ्ते के बाद 5 15 कर दीजिए, है ना? 10 कर तो दीजिए। इस आप तरह से आप उसको जो उसकी डोज है उसको आप चेंज करवाइए थोड़ा सा, और बूंदे बढ़ा दीजिए, उसकी जो डोज की बूंद ड्रॉप्स है वो बढ़ा दीजिए अभी। और हाँ आप उनको कुछ दिन के लिए दीजिए ये डोज ना, और उसके बाद फिर आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा एक बार के लिए कि यहाँ पे क्या डिफरेंट, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है पेशेंट में। डॉक्टर विकास शर्मा जी। सर प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें सर। विकास जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी गुड सनम। आफ्टरनून। जी सर। जी कैसे हैं? जी बढ़िया जी सर, बढ़िया। जी मैं फर्स्ट लेक्चर मैंने आपका सुना था जिसमें आपने 3 वेज ऑफ आजकल जो दिया था, एक नई टेक्निक आपने बताई थी, मेडिसिन बिफोर मील आफ्टर मील वाला, 5 मिनट्स जी वाला, 15 मिनट्स वाला एंड 30 मिनट्स वाला। जी। तो वो हर प्रोटोकॉल में हम यूज कर सकते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो जैसे हाँ मैंने हाँ। आपको बताया था कि जी पेशेंट को आप ये 2 हफ्ते की दवाई दे के भेज रहे हैं अगर, तो जी। आपने उसको ये एक इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप उसको कि हाँ अगले 2 हफ्ते में अगर मान लीजिए 5 दिन में आपको जरा भी फर्क नहीं आता, तो आप दवाई को इतना कर दीजिए, टाइम ये कर दीजिए। अगर उसके बाद भी अगले 3 4 दिन में फर्क नहीं आता, तो आप टाइम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, है ना? जी पर जी जी। वहाँ पे 5% 10% रिलीफ भी आ रहा है, तो उसको चेंज नहीं करना है पहले। ठीक है, ठीक है। जी थैंक वही यू था। वेरी मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा सेशन रहता है, हम लोगों को सभी को सीखने को मिलता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रोपैथी में जो है हम आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं। थैंक यू जी। थैंक यू सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, मुझे है ना एक 11 mm का पेशेंट जीबी स्टोन जी आया है। वो क्या उसको दवा दे सकते हैं सर? सर, उसमें मल्टीपल स्टोन लिखा है, सिंगल स्टोन है? हाँ, वो ये ना सिंगल स्टोन है सर, 11 mm। एक बार मुझे रिपोर्ट भेज दीजिएगा, पर आप दवाई दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जी पेन हो जी रही है तो तो हॉट कॉम्प्रेस अभी स्टार्ट करवा दीजिएगा। हाँ, जो अदरवाइज दो बुक में हफ्ते दवा है सर, जो बुक जी में जी दवा है वो दे दिए हैं आज हम। जी। जी जी। साथ में लीवर में उनका प्रॉब्लम था, तो लीवर का भी हम दवा दे दिए साथ में, बुक लेबोसा के सिरप। हिसाब से। जी जी। साथ ठीक में ठीक। लिबोमिन एसपी, और आज जो है ना वो
24 नंबर वो भी हम दे दिए। सर वो ना एकदम से नहीं देने चाहिए, जो आपका स्पेशल प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको थोड़ा सा कम से कम तो शुरू के 2 हफ्ते तो रुक रुक के ही देना चाहिए सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि और इतनी उसमें ज्यादा हॉट पेशेंट दवाई खाएगा, इतनी ज्यादा वो हॉट चीजें पिएगा, पेशेंट भी परेशान हो जाता है। अच्छा, क्या सर हॉट कंप्रेस भी उसको देना चाहिए क्या? दर्द हो रही थी उसको, दर्द अभी नहीं हो रही है? पहले हुई थी। नहीं, पहले होती थी और वॉमिटिंग होता था। हाँ, वोमिटिंग के साथ के ज्यादा वोमिटिंग और आपका फिकल से निकलता है, जो कि जी जी ब्लैडर स्टोन होता है ना। तो जी आप जी। उसको हॉट कंप्रेस चला सकते हैं शुरू में, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ में S11W भी वॉमिटिंग हो रहा था तो उसके लिए हम दिए थे। जी, पता है क्या सर, थोड़ा सा ना रेमेडी पहली बार जब आता है तो जितनी कम दवाई दी जाए उतना ज्यादा अच्छा रहता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पहली बार में आप उसको 5-6 पीने की दवाई दे देंगे, पेशेंट बोलेगा मैं करूं तो करूं क्या। मैं तो बस 5-6 दवा दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं सर। नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा होगी सर, खाने से पहले खाने के बाद वाला फॉर्मूला, दैट्स अच्छा ऑल। अच्छा। साथ में ठीक बेशक एक सिरप दे दीजिए, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है जी पहली बार जी के जी लिए। उसके बाद जी जब आता है तो हर चीज का इस्तेमाल करने का टाइम होता है ना। जी 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 जी। जी जी। ठीक है, ओके सर। हेलो जी सर। सर, वो पैरालाइज वाले पेशेंट को मैं सुन नहीं पाया था आपकी बात जब, तो जी, 8/27 की डोज बढ़ानी है क्या? 8-27 की डोज बढ़ा दीजिए बिल्कुल। एक मैं दिन में 1 बूंद देता हूँ उसको 1 गिलास पानी में, तो 8/27 की कितनी बूंदे दे दूं? आप ना उसको थोड़े दिन के लिए ना एक काम और कर दो। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी तो नहीं, पर जब भी दो उसको ना, तो जैसे मान लीजिए 30-40 ml पानी हो तो उसके अंदर 5 बूंदे तो होनी चाहिए कम से कम, इस तरह से आप दे दीजिए। फिर बेशक तो एक दिन गिलास में 25-25 बूंदे डाल के दे दो, और वो एक गिलास पूरे दिन में पिए वो, है ना। एक दो घूंट पिया, फिर 2 घंटे के बाद फिर पिया, फिर 2 घंटे के बाद फिर पिया उस गिलास से, इस के तरह लिए से। तो सर मैंने C17 चला रखी है ना पूरे दिन के लिए। आप इसको आप इसको R27 को भी चलाओ। आप उसको क्या बोलते हैं, C17 को थोड़ा कम कर दो बेशक। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, इसको जो पर आर 5 ट्वेंटी बूंद सेवन को ऐसा चलाओ, क्योंकि कोई कोई रेजिस्टेंस, ऐसी कोई चीज है जो रेजिस्ट, देखो, अगर हम चलिए, हम मान लेते हैं कि उनको 3 फैक्टर्स पे दिक्कत थी, ठीक है। 3 में से 2 फैक्टर उनके, हम मान लेते हैं कि 50-60-70% तक रिकवर हो चुके हैं ना, मान सकते हैं इतना। जी 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 पर एक फैक्टर जो है वो 0% रिकवर हो रहा है ना। जी। जी, तो बस अब हमको ये चीज देखनी कि किस चीज की वजह से रेजिस्टेंस हो रही है। एक बार तो लास्ट ये डोज को लगा के देख लेते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर हम आ- फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। R27 को 5 बूंद कर दूं मैं दिन में पर डे, है ना? बिल्कुल। ठीक है सर, जी, थैंक पर डे नहीं सर, पर डे नहीं, एवरी 2 आवर। एवरी 2 आवर। हाँ, अच्छा। थोड़ा सा उसको पा- बढ़ा पाँच दीजिए। 5 बूंद डाल के वाटर में कम से कम 1 लीटर पानी में, और हर घंटे में। देखिए, 1 लीटर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी जी। आप अगर मान लीजिए दिन में 5 बार पी रहे हैं तो 30 × 5 150 ml वाटर हुआ, है ना। 150 ml, मतलब ठीक। 1 गिलास पानी समझ लो आप, ठीक है। 1 गिलास पानी के अंदर आप उसकी 25 बूंदे डलवा दो, और बोला ये गिलास सुबह से लेकर शाम तक खत्म करना है उसने। एक ठीक है घूंट पिया, 2 घूंट पिए, उसके बाद 2 घंटे का फिर से पिया, फिर 2 घंटे का फिर से पिया, उस पानी को वो पीता रहे। ठीक है सर, थैंक यू। पेशाब वगैरह की दिक्कत है ऐसा, तो उसमें एक बार एल्कोलिन जरूर से लगाइएगा। टॉयलेट वॉयलेट की कोई शिकायत नहीं है उसकी। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। हमारा एक प्रोडक्ट है R27, तो उसका नाम तो है वैसे इलेक्ट्रोकैंसरिन। तो वो हर तरह की कैंसर के अंदर तो काम करता ही है, पर उसके अलावा हमने जब उसको ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए आप पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, लंबे समय से पेशेंट दवाई ले रहा है, उसका रिजल्ट आके एक जगह पे आके रुक गया, मान लीजिए 20% पे, 40% पे, 60% पे, 80% पे आके रुक गया। आप कुछ समय के लिए उसको R27 का डोज देते हैं, और दवाई को फिर से स्टार्ट जब करते हैं, तो उसका जो रुका हुआ रिजल्ट है वो दोबारा आने शुरू हो जाता है। तो इस तरह का भी उसके कुछ हमें इंप्रेशन देखने को मिले हैं। तो ऐसे भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको प्रैक्टिस में एक अच्छा सपोर्ट करते हैं। पेटेंट का काम ही सपोर्ट करना होता है ना। ओके शुभम, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 26 अब आई 2 साल और अब 2 साल। शुभम, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको स्क्रीन मैं आपको स्क्रीन पे लाइव ले आता हूँ, और आप अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे आ चुके हैं।
अपनी स्क्रीन को कैमरा को ऑन करके अपना एडजस्टमेंट कर लीजिए और उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है आज का वो स्टार्ट करेंगे। सचिन सर आपका हो गया ओपनिंग हो गया सर? चलिए बाद में बात करते हैं सर। जी शुभम। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल हम लोगों ने एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम्स पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट एंजाइम था डाइसेक्राइडेज, उसका क्या काम था कि जो भी डाइसेक्राइड था माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज, उन तीनों को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ता था। माल्टोस को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और उसके बाद सुक्रोज को आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, उसके बाद हमारा था सेकेंड डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज क्या करता था, जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ तो डाइपेप्टाइड जो बचा वही डाइपेप्टाइड को तोड़ता था, किसमें, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर विलाई या माइक्रोविलाई में जाकर के एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। उसके बाद जो एंजाइम था वो था आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो भी फैट या लिपिड्स जो टूटा था पैनक्रियाटिक एंजाइम से, जो आपका मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बना था, तो उसी को तोड़ता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में, किसमें, फैटी एसिड में, और फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। उसके बाद आपका था ये हो गया। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो आपका टूटा था किसमें, न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोसाइड में, वो उसको न्यूक्लियोटाइडेज जो है न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ता है। फिर न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स को और सिंपल शुगर प्लस बेस में तोड़ता है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय या माइक्रोविलाय में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम से हमारी बॉडी में चले जाता है। उसके बाद इतना आपको कल पढ़ाया गया था, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोले थे, जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक खत्म होता है। ठीक है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस, ये सब में सबसे लार्जेस्ट जो है वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने लार्ज कहा, लॉन्गेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है, तो लंबा में तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगा। सराउंडिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जैसे मान लीजिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपका। ठीक है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर जाता है ऐसे। ठीक है,
तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो लास्ट पार्ट था आपका इलियम, वो इलियम और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट था इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है सिक्कम, इस दोनों के बीच एक वल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलियो सिक्कम वल्व। ये क्या काम करता है कि जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ फिर वो स्टूल के फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जो एनस के थ्रू बाहर होता है, तो ये क्या करता है बैक फ्लो ऑफ वेस्ट मटेरियल से प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो ऑफ वेस्ट मटेरियल। प्रिवेंट क्या करता है इलियोसिकल वल्व जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट ये सबसे लार्ज पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट सिक्कम, ये दोनं के बीच में एक वल्व प्रेजेंट होता है, मतलब एक दो टाइप का प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इलियो सिक्कम वल्व कहते हैं, ILEO इलियो CEACUM इलियो सिक्कम वल्व, ठीक है। इसका क्या काम है, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब कि जो भी खाना डाइजेस्ट कर जो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनएस में जाता है तो वही वेस्ट मटेरियल का बैक फ्लो फिर से ना हो जाए, मतलब फिर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चले जाए, उसको रोकने का काम करता है हमारा इलियो सिक्कम वल्व, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो है 1.5 मीटर, ठीक है, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का था वो कितना था 6 से 7 मीटर का, और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ वो है 1.5 मीटर। उसके बाद हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला सिक्कम जो आपको स्टार्टिंग बताया गया था, ये जो सिक्कम, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम से कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, उससे कनेक्ट रहता है ये सिक्कम, ठीक है। यही सिक्कम जो है इसी से अटैच एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है। ये जो है वेस्टिजियल होता है, वेस्टिजियल मतलब क्या होता है कि ये बस ऐसे पड़ा रहता है, इसका काम नहीं है, लेकिन जब ये हमारे एंसेस्टर जो थे, मतलब जो पहले के लोग थे, वो लोग में ये अपेंडिक्स का काम होता था, क्योंकि वो लोग कुछ भी खा लेते थे, कच्चा ज्यादातर खा लेते थे, पका नहीं पाते थे, जैसे मांस खा लिया कुछ भी, तो उन सभी को में जो सेलुलोज प्रेजेंट होता था, तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए ये अपेंडिक्स वर्क करता था। लेकिन अब हम लोग है कि तला हुआ या फ्राई खाते हैं, तो अपेंडिक्स का धीरे धीरे काम कम होने लग गया। जब अपेंडिक्स का काम धीरे धीरे कम हो गया तब ये काम करना बंद कर दिया। फिर अब क्या होता है कि ये अपेंडिक्स सिर्फ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है, लेकिन वर्क कुछ नहीं करता है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये इसमें कोई डिजीज हो जाता है या इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो जिसके वजह से इसको कभी कभी कट करके ऑपरेशन करके निकालना भी पड़ जाता है, और इसका जो साइज होता है वो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है वो क्या हुआ, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सिक्कम, उससे कनेक्ट अटैच होता है, और जो अपेंडिक्स है ये
इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर होता है और ये वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल मतलब क्या कि इसका कोई काम नहीं होता है, बस ये ऐसे अटैच होता है। लेकिन पहले के जो लोग थे जो ज्यादातर कच्चा मांस या कच्चा ही कुछ खा लेते थे, तो उसमें जो सेलुलोज प्रेजेंट होता था उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए ये अपेंडिक्स उस टाइम काम करता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब हम लोग फ्राई या तला हुआ खाने लग गए तब धीरे धीरे इसका काम जब धीरे धीरे कम होने लग गया, तब इसका अपेंडिक्स बॉडी में काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। उसके बाद अब ये हमारे बॉडी में बस ऐसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। ठीक है, उसके बाद ये पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्का हो गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड पार्ट है कोलोन। कोलोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है असेंडिंग कोलोन। ठीक है, जो हमारे राइट साइड पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये हमारा असेंडिंग कोलोन है। उसके बाद ये जो है ये ट्रांसवर्स कोलोन। बस ऐसे कोलोन जो ये सेकेंड पार्ट है कोलोन उसको बस डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया असेंडिंग कोलोन, दूसरा क्या हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, TRANSVERSE ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में है वो डिसेंडिंग कोलोन। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे ये जो है वो है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट। और ये जो है हमारे एनस से अटैच होता है। ठीक है, एनस वही जो जिससे हमारा स्टूल पास आउट होता है, मतलब बाहर निकलता है। ठीक है, ये हमारा एनस वो। अब यहाँ पे ये जो सिग्मॉइड और एनएस है इसके बीच एक ये जो है रेक्टम प्रेजेंट होता है। रेक्टम, ठीक है, सॉरी ये सिग्मॉइड जो है वो कोलोन का ही पार्ट हुआ। उसके बाद लास्ट जो है वो हमारा रेक्टम है। सॉरी सिग्मॉइड नहीं, सिग्मॉइड जो है वो रेक्टम से अटैच होता है। ये रेक्टम ही एनएस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये हमारा रेक्टम में ही एक रेक्टल वर्ल प्रेजेंट होता है। रेक्टल वर्ल, रेक्टल वर्ल क्या करता है हमारा कि जो भी स्टूल है, ठीक है, जो भी खाना डाइजेस्ट हो लार्ज इंटेस्टाइन से में आ गया, उसके बाद यहाँ रेक्टम में जाकर के जमा हो गया। जब रेक्टम में जाके स्टोर हुआ, ठीक है, तो रेक्टम उसको क्या करता है होल्ड करके रखता है, मतलब पकड़ करके रखता है। तो किससे एक रेक्टल वर्ल से। रेक्टल वर्ल क्या करता है को स्टोर करके रहता है और पास आउट नहीं होने देता है जब तक हम लोग रेक्टल वर्ल को सिग्नल ये माइंड के थ्रू नहीं जाता है कि अब पास आउट कराना है, मतलब हमारा स्टूल को। ठीक है, तब तक ये यहाँ पे रेक्टम में हमारा स्टूल स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद एनस लास्ट में ये जो पार्ट है हमारा ये एनस है, जिसके थ्रू हमारा स्टूल जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, ये इंड पार्ट होता है। ठीक है, इंड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, उसके बाद ये आउटसाइड इसके आउटसाइड में एक स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है। ये स्केलेटल मसल ही ओपन और क्लोज होता है जब इसको सिग्नल मिलता है ब्रेन से कि अब स्टूल को पास आउट कराना है। जैसे ये हमारा एनएस है, यहाँ पे भी स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था ना कि स्पिंस्टर जो है उसका काम होता है कि किसी भी चीज के बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, जैसे पेट में था हमारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था कि खाने का जो डाइजेस्ट हो रहा है उसका बैक फ्लो फिर से ना हो जाए। या जो इलियोसिकल वर्क था वो बैक फ्लो ऑफ वेस्ट मटेरियल को रोकता था। वैसे ही एनस में एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है ताकि यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो इंटरनल इंटरनल एनल स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। और इसके बाद आउटर
एनल स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मतलब समझ लीजिए ये डोर का काम करता है, और एक ऐसा मसल्स यहाँ पे होता है जो किसी के भी चीज को प्रिवेंट करता है, मतलब उसको जाना है या नहीं जाना है, वो यही डिसाइड करता है जब तक क्या होता है ब्रेन से सिग्नल ना मिले। उसके बाद जब हमारा स्टूल को हम लोग पास आउट कराना होता है तो फिर ब्रेन से जब सिग्नल होता है तो यही रिलैक्स होता है, तब रिलैक्स रहता है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये स्टूल ही हमारे एनएस से निकलता है, ठीक है। तो दिस मसल इज वॉलेंट्री मसल्स दैट हेल्प इन डिफिकेशन, और इस मसल्स को हम लोग कहते हैं जो एनएस में प्रेजेंट मसल होता है वो उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वो वी ओ एल यू एल टी वाई, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जब ब्रेन के थ्रू इसको सिग्नल जाता है कि कब इसको पास आउट करवाना है, कब इसको होल्ड कराना है, तो ये वॉलेंट्री मसल्स ही काम करता है। ये था हमारा पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हम लोग फंक्शंस देखेंगे, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शंस है हमारा, ये एब्जॉर्ब करवाता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को, मतलब जो भी हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ, फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ था, तो वो मैंने आपको बताया था कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब करता है मैक्रोविलाई और विलाई में, ठीक है। तो फिर वही जो वेस्ट मटेरियल बच गया और जो वाटर बच गया, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, तो वही वाटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी आयंस बच जाते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, कार्बोनेट या जो भी सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब जो आयंस बच जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करवाता है। उसके बाद ये क्या करवाता है, हेल्प फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फिशेस, मतलब जो भी स्टूल है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करवाने, ठीक है, कि जो भी खाना डाइजेस्ट में उसको फॉर्मेशन वेस्ट मटेरियल में जो हमारा एनएस के थ्रू बाहर निकलेगा स्टूल का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, और क्या करता है स्टोर भी कराने में हेल्प करता है कि जब पास आउट कब करवाना कब नहीं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन ही डिसाइड करता है। उसके बाद आल्सो एब्जॉर्ब विटामिन और मिनरल्स, ये विटामिन और मिनरल्स के भी उनका भी एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब जो भी फूड कंपोनेंट था मैंने बताया था कि कौन कौन सा फूड कंपोनेंट इसमें एब्जॉर्ब करता है, तो विटामिन और मिनरल्स से बच जाता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। इसमें हम्म, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े। आज हम लोग ने पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इसका बेसिक स्टार्ट किया, और कल हम लोग पढ़ेंगे इसका फंक्शंस और जो भी सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो जीआईटी हार्मोन्स है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ बेसिक बस जाने, ठीक है। तो वो रिवाइज कर लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक खत्म होता है, तो उसके बीच जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और इसका जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर होता है। इसका जो पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। तो पहला पार्ट जो सिक्कम होता है उसी से एक ऑर्गन और अटैच होता है, उसका नाम है क्या, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो इनवेस्टिजियल होता है। इनवेस्टिजियल मतलब कि ये वेस्टिजियल मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गन जो पड़ा हुआ है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स पहले के समय में काम करता था, मतलब जो हम लोग एंसेस्टर्स थे, पौराणिक लोग, उन लोगों वो लोग खाते
कच्चा ही खा जाते थे कोई भी चीज, तो उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता था, उसी का डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स एंजाइम प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब तला हुआ खाने लगे लोग, तब से इसका काम धीरे धीरे कम होता गया। जब कम होता गया तब इसका काम बंद हो गया, तो फिर ये अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से पड़ा रहता है। सॉरी। हाँ, तो ये हमारा अपेंडिक्स का काम था कि ये अब ये काम नहीं करता, बस ये अटैच होता है कहाँ से, हमारा लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सिक्कम से। उसके बाद सेकंड पार्ट था हमारा कोलोन। कोलोन में सबसे पहला जो वो असेंडिंग कोलोन जो हमारे ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद लास्ट जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है रेक्टम। रेक्टम में ही रेक्टल वॉल प्रेजेंट होता है, जो होल्ड करके रखता है स्टूल को, ठीक है। मतलब कि उसको पास आउट नहीं होने देता, वहां पे वो स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। फिर उसी से ही प्रेजेंट एक एनस होता है, जिसके थ्रू हमारा स्टूल पास आउट होता है। तो वो हमारा इंड पार्ट है, और ये आउटर साइड में इसका स्केलेटल मसल होता है, ठीक है। ये स्केलेटल मसल में ही स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। स्पिंस्टर क्या करता है, वो फ्लो को रोकता है, कि मतलब कि उसको होल्ड करके रखने का काम करता है एनएस में। एनएस में जो होल्ड करने का काम करता है, तो वो हमारा इंटरनल एना स्पिंस्टर और आउटर एना स्पिंस्टर, यही दोनों करता है। और रेक्टम में जो करता है वो है रेक्टल वॉल। रेक्टल वॉल इसको होल्ड करके रखता है। उसके बाद एनएस में जो होल्ड करके रखता है वो है इंटरनल एनल स्पिंस्टर और आउटर एनल स्पिंस्टर। इसी में ये जो है वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। ये वॉलेंट्री मसल्स ये क्या काम करता है कि उसको वही डिसाइड करता है कि डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब हुआ पासिंग आउट ऑफ स्टूल, मतलब कब उसको हमारे एनएस से बाहर निकालना है, कब नहीं। नहीं तो अगर ये वॉलेंट्री मसल्स नहीं प्रेजेंट हो, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि वो कभी भी पास आउट हो जाएगा। तो ये वॉलेंट्री मसल्स को ही जब जब तक सिग्नल जाता है मोटर नर्व्स के थ्रू ब्रेन से, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है ये स्टूल का पास आउट होने से, मतलब एनएस के थ्रू। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शंस और जो भी जीआईटी के हार्मोन्स है वो कल पढ़ेंगे। तो कल थोड़ा सा लेक्चर लंबा चलेगा, आज बस शॉर्ट में पढ़ा दिया, क्योंकि कल आप लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया था। ओके, चलिए कोई इशू नहीं है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप साथ में ही बना रहे नोट्स भी ना शुभम, ताकि जिस दिन आपका ये फिनिश हो तो उस दिन या उससे नेक्स्ट डे तक हम इसको शेयर भी कर सके, है ना। कल मतलब जीआईटी सेक्शंस पूरा मतलब खत्म कर देंगे, जितना ही बचा रहेगा ना। थोड़ा सा जी लंबा जी। जाएगा कल, लेकिन नहीं, उसको इतना कोई प्रॉपर। बात नहीं। आप देखिए, आपको बड़े आदमी में 20 से 25 मिनट बोलना है, ठीक है। उससे ठीक है, कम बोलना तो कोई इशू नहीं, कल के साथ परसों भी ऐड होगा तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ठीक जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। अभी हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ रही हो हर किसी को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। जब ये लेक्चर फिनिश होगा तो उसके साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वो आपके जो कन्फ्यूजन या कोई भी आपकी कोई दिक्कत आ रही है उसके अंदर आपको वो क्लियर करवाने में मदद कर देगी वो चीज़। कल मेरा भी जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है उसका लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हम आगे टेम्परामेंट को जब कंप्लीट कर लेंगे, जो पॉइंट्स है उसको मैं फिनिश कर लूंगा। और उसके साथ थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्गन सिस्टम
अकॉर्डिंग टू विद टेम्परामेंट, उसको डिस्कस करके फिर हम लैब रिपोर्ट को भी जब हम एक बार स्टडी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे इंडिविजुअल रेमेडीज के ऊपर कि रेमेडीज S1 की क्या रोल है, कहाँ कहाँ पे आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग रहेगा। तो आने वाले जो सेशंस है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। अभी वंदना मैम का भी जो लगभग गायनी का जो चैप्टर है वो क्लोज होने वाला है। तो जब हम अपने एक बार सेशंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअली क्वेश्चन आंसर्स आवर भी रखेंगे, रिवीजन सेशन और क्वेश्चन आंसर आवर रहेगा वो। मान लीजिए वंदना मैम ने अभी तक आपको मोर देन 15 से ज़्यादा, आपको 15 से ज़्यादा आपको गायनी के रिगार्डिंग कंडीशंस को डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन आपको बताई है। तो हम कुछ एज ए क्विज टाइप, एक जैसे क्विज होती है उसकी तरह हम आपके साथ कुछ एक सेशन रखेंगे, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा वो। और बाकी फिर जब हम मेरा जब टेम्परामेंट डायग्नोसिस खत्म होगा, तो मैं भी अपना डाइल्यूशन, डोजेज और टेम्परामेंट डायग्नोसिस के ऊपर एक क्विज टाइप क्रिएट करके आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें। उससे आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन करना रहेगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अदर चीज भी हो जाती है। ओके, तो चलिए, सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं। कल हमारा वीक का लास्ट सेशन रहेगा, फ्राइडे है, तो कल हम अपना मैक्सिमम जो है उसको कंप्लीट करके बाय द डे ऑफ मंडे तक हमारे सारों के जो ये टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन ही रखें, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ डॉक्टर साहब, जय, थैंक यू सर जी, नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी, बहुत बहुत जय धन्यवाद सर। मैटी। जय मैटी, जय मैटी। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।